कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने हमारी राम राम। और पुरुषोत्तम भाई जी, इसी के साथ सभी श्रोताओं को जो है आज के प्रकाश पर्व, गुरु पर्व की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीरेंद्र भाई आज देव दीपावली भी है जी, उसकी भी हम सभी सुनने वालों को, किसान भाइयों को हम शुभकामनाएं देवाएं। बिल्कुल सही करें आप। और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम भाई जी, आज जैसा आप जाने हैं गेहूं का बुआरा तो चल रहा है पूरा जोर शोर से, लगभग पूरा भी हो लिया, थोड़ा बहुत से लोगों ने वो भी ली है। वो भी ली है। और जो पछेते खेत खाली हुए हैं बासमती वगैरह के, उसमें जरा जल्दी ही वो पूरा कर लेंगे किसान भाई, उस पर लग रहे हैं। और इसके साथ साथ इन खेतों में बहुत से किसान भाई ना न्यू भी सोच रहे हैं कि भी कुछ और भी बोले। गेहूं तो बोल लिया, बिल्कुल, गेहूं तो 75 किस्में बनी वीरेंद्र भाई। और गेहूं के साथ कुछ और भी आप कह रहे हैं बो सका है, वो कौन सी फसल की जिक्र कर रहे हैं आप? जो आप कह रहे हैं सही पूछा आपने कि भी जो और भी वो सके हैं उसमें कई बातें आ जाए, कई फसलें आ जाए, जिस तरह जई भी आ जा, जौ भी आ जा है। अच्छा, या फिर सब्जियां वगैरह के भी काश्त कर सकते हैं। और पर तो जौ के बारे में आपकी राय क्या है? जौ की जहां तक आपने बात करी पुरुषोत्तम भाई, बहुत बढ़िया फसल है, किसान भाई लगा सके हैं। और इसकी एक खासियत और है पुरुषोत्तम भाई, क्या? वह यह है कि इसको जो है अनाज के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकते। और इसके साथ साथ हरे चारे के रूप में जो है वो पशुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके है, और बाद में पका सके हैं 1-2 बार काट के इसने। पर वीरेंद्र भाई ये तो बताओ भी कौन सी किस्म लेवा, कौन सा हमारा खेत है, किस तरह से हमने इसकी शुरुआत करनी है? क्योंकि पुरुषोत्तम भाई आपने तो कई बातें एक साथ पूछ ली। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा है भी इसकी जो बढ़िया किस्म है ना, जिसकी आप बो सका इस वक्त, ये वो बताओ पहले भाई। आपने बहुत सही बात पूछी कि भाई क्योंकि किस्म अच्छी होगी, बीज का चुनाव सही होगा, किसान भाई होगा तभी तो उसकी बिजाई करेंगे। बिल्कुल। तो जहाँ तक इसके उन्नत किस्मों का सवाल है पुरुषोत्तम भाई, उसमें है BH75 एक किस्म जी। इसकी जो खासियत भी आप कहोगे कि क्या है, बिल्कुल बतानी पड़ेगी आप। तो खासियत जहां तक है तो यह एक बोनी किस्म है, 6 कतारी, यानी इसमें 6 दारियां होंगी इसके बीज में। अच्छा, और पहचान वास्ते। जी हाँ, और ज़्यादा फूट वाली है, और जो इसकी दरमियानी सी ढीली बाला है, और समय की जो सिंचित दशा के लिए बहुत बढ़िया मानी जा है। तो इस वक्त और अगेती भी है, समय की बिजाई के लिए बेहतर मानी जाए। हल्के पीले आकार के दाने इसके दिखाई देंगे जी। और औसत पैदावार जो है इसकी 10 से 16 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों को मिल सके है। जो कि यानी कि ये जो आपने किस्म का जिक्र करा BH75, जी हाँ, तो इसकी हम 10 से 16 क्विंटल तक एक किले में से पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बात बताऊं जी, इसमें एक और है, पीला रतुआ और मोलिया रोग जो है सहनशील करने की क्षमता है, और ना गिरने वाली फसल है, यह भी खासियत है इसकी। कम लगाए नहीं ये रोग। हाँ जी हाँ, ये कम लगाएंगे। छोटे मोटे उसमें तो रोक लिया उसने, ओट लिया उसने, और गिरती भी नहीं, यह भी अच्छी बात है इसकी। और इसके साथ साथ एक और किस्म है, वह है BH393। यह जो है सारे सिंचित इलाकों के लिए बिजाई के लिए बेहतर मानी गई है, और यानी कि सब जगह बो सका है ना, सब जगह बो सका। BH393 किस्म है। और ये दरमियाने आकार के, हल्के पीले रंग के, पतला छिलका, और माल्ट के लिए जो है बहुत ही उत्तम
मानी जा है। और इसके साथ साथ 19 क्विंटल तक जो है प्रति किले के हिसाब से पैदावार भी ले लें। थोड़ी सी इसकी पैदावार भी पहले एक किस्म से जो आपने बताई यानी कि थी BH 75 से ज़्यादा है। ज़्यादा इसकी पैदावार है। हाँ, और इसके साथ साथ चिप्पा के लिए सहनशील है। पछेती बुआई करने पे भी जो है इसमें हल्का सा देखा जाए कई बार इसकी पैदावार प्रभावित हो सके, पर समय पे बोएंगे, अच्छा बोएंगे, आजकल के दिनों में पूरी कर लेंगे तो बेहतर पैदावार इससे ले सका। इसी तरह से BH 902 है, यह भी जो है सिंचित इलाकों के लिए और बरसाती इलाकों के लिए जो है उनके लिए भी, बरानी इलाकों के लिए भी बढ़िया मानी जा है। और अगिती है, मोटे गोल दाने हैं और इसकी पैदावार पुरुषोत्तम भाई और भी ज़्यादा है पहले वाली जो किस्में जो जिक्र करा आपने उनसे भी थोड़ी ज़्यादा इसकी पैदावार है। लगभग एक किले में से कितनी निकल जाए? लगभग पुरुषोत्तम भाई 20 क्विंटल तक पैदावार मिल जाएगी इसकी, जो उसमें देख रहे हैं। तो ये तो वीरेंद्र भाई आपने कर दिया जिक्र किस्मों का। जी हाँ, हम अपने खेत के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कोई भी किस्म जो है ले सका है और उसकी बिजाई जो है इस वक्त कर सका है। तो फिर ये अगली बात आती है कि खेत की बात भी, मिट्टी कैसी है, खेत कौन सा है, किस तरह तैयार करना है, ये बात भी हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सही बात करी। क्योंकि जब बीज का चुनाव कर लिया, सारी बात आ गई, खेत भी तो तैयार करना है, खेत का भी तासीर देखनी है, कैसी मिट्टी में कामयाब रहेगा नहीं रहेगा। जरूरी है कि हर खेत में कामयाब हो जाए हर मिट्टी में। तो उसमें यह है पुरुषोत्तम भाई कि अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में जौ की फसल अच्छी बढ़वार करे। दोमट मिट्टी, जी हाँ, और रेतीली और कमजोर जमीन में भी यह सफलतापूर्वक उगा रहे हैं बहुत से किसान भाई हमारे। हल्की जमीनों में भी, हल्की जमीन में भी जौ की खेती हम कर सका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बरानी इलाकों में थोड़ी सी बरसात से भी जौ की फसल अच्छी हो जाए, जहाँ पानी के साधन सीमित हैं, कम है, बरसात भी कम हो रही है, तो वहाँ पे भी इसकी उन खेतों के लिए बेहतर मानी जाए, जौ वगैरह की बिजाई कर सका है। अब आवा खेत की तैयारी की बात जी। तो जौ की अच्छी पैदावार लेने के लिए या फसल लेने के लिए समतल खेत की जरूरत पड़ेगी। खेत को बराबर कर लें, ऊंचा नीचा हो, करा मार लें, थोड़ा सा सुहागा मार लें, अच्छा बना लें खेत को। और जुताई, अच्छी जुताई करें। पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करें। बाद की 3 से 4 जुताइयाँ जो हैं वो देसी हल से भी कर लियो चाहे, यानी पहले थोड़ी गहरी कर दें और उसके बाद किसी भी ट्रैक्टर से या हैरों से कर ले। वो चल रहे हैं पुरुषोत्तम भाई, पुलाव कहते हैं कि पहली जुताई पुलाव से कर लो, बाद में फिर हैर होते कर लियो। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। और फिर सुहागा लगा के खेत ने बराबर कर लियो उसने। और ऐसे में जो आ जाए हल्का प्लेवा भी कर लें, उसमें नमी हो जा, और जब खेत बाता हुआ है उसने बा के तैयार कर दें। अच्छा वीरेंद्र भाई, हमने किस्म की बात करी, खेत की भी करी, पर किस्म जो ले हमने उसमें बीज तो बताना पड़ेगा आपने कि बीज कितना एक किले वास्ते काफ़ी रवा है। जी हाँ पुरुषोत्तम भाई, आप सही कह रहे हो कि भाई जितना हम बीज लेंगे वो उसी अनुसार जो हम पैदावार भी खेत से ले सकेंगे। पर यूँ नहीं है कि भी ज़्यादा पैदावार लेने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही बीज ही गिर दो, वो भी ठीक नहीं है, बेहतर और यह कम गिर जा। बीज तो वीरेंद्र भाई उतना ही लेना पड़ेगा ना जितनी अपनी सिफारिश करी है। तो इसमें अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित जो परिस्थितियां हैं, जहां सिंचाई वगैरह उपलब्ध है, साधन अच्छे, वहाँ 35 किलोग्राम बीज जो है प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। यानी कि एक किले में हमने 35 किलो बीज डालना समय की बिजाई के लिए आजकल। और 75 हो जाए, थोड़ी सी बिजाई 75 हो जा तो थोड़ा बीज बढ़ाना पड़ेगा पुरुषोत्तम भाई। कितना बढ़ाना पड़ेगा? उसके लिए 45 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर लें। यानी कि 35 की जगह 45 किलोग्राम बीज हो जाएगा यदि खेती बिजाई जो कि हमने करनी है। और एक और बात का ध्यान रखना है जी, जो किसान भाई बरानी स्थितियों में, बराने खेतों में जो है बिजाई कर रहे हैं या सिंचाई के साधन सीमित है, वहाँ थोड़ा सा कम भी रख लें, उसमें 30 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर लें, उससे भी काम चल जाएगा। तो काम चल जाएगा बिल्कुल। और इसके अलावा एक किस्म है GH 885 जी की बिजाई के लिए जो है 40 किलोग्राम बीज जो है प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सका है। तो आपने पूरे विस्तार से बता दिया कि बीज की मात्रा हमने इस तरह रखनी है। फिर इस बीज को खेत तक ले जाना है, बोना है, तो समय क्या निश्चित करके आया वैज्ञानिकों ने इसका? हाँ, यह भी आप बात सही पूछ रहे हो पुरुषोत्तम भाई। जहाँ तक समय की बात है तो इसकी बिजाई का बेहतर समय जो है वो 15 से 30 नवंबर के बीच का जो है बेहतर समय माना गया है। तो ये तो बिल्कुल सही समय चल रहा है। और इसमें जो आज BH 393 की बुआई है वह भी 30 नवंबर तक पूरी कर लें।
जी। BH 885 किस्म की बिजाई जो है वह थोड़ा सा और 5-7 दिन पहला कर लें तो बेहतर रहेगा, या 25 नवंबर तक कर लें जो समय की बिजाई। कई बार गेता शुरू कर दें, इस महीने के शुरू में ही बो दिया था कई ने जी जी। तो वो तो बड़ोहार की अवस्था में चल रहा है। हाँ। और जिसने बोना है तो ये आने वाले दिनों में बो ज़्यादा सका देर है। ना करें और समय पे इसकी बिजाई। यानी कि आप यूं कहना चाह रहे हैं कि भी 30 नवंबर तक हम जौ की हाँ। बिजाई पूरी कर लें। कर लें। और एक और बात है पुरुषोत्तम भाई जी। जो अगले महीने में 30 नवंबर के बाद बोएंगे, जी, जी। यानी कि दिसंबर का महीना लग जाएगा तो उसमें बोने लगेंगे तो थोड़ा सा पछेती मानी जाएगी। पछेती मानी और जाएगी। उसी जब पछेती बोने लग रहे हैं तो फिर बीज का ध्यान रखें और उन्हें बढ़ा किस्मों दें का थोड़ा ध्यान सा। रखें, थोड़ा सा बढ़ा दें और उसके अनुरूप किस्म जो है उनका इस्तेमाल जरूर करें। अब जैसे बिजाई की समय की बात कर ली, फिर इसमें ये तो बताना पड़ेगा आपने कि बिजाई की जो विधि है, तरीका है, वो क्या है इसका? यह भी आपने बात सही कहा कि ठीक समय पे बोई गई फसल के लिए जो है, जो लाइन से लाइन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा हमने। तो उसमें पुरुषोत्तम भाई 2 खुड्डों के बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर रखें जी। और पछेती भी बोई जाने वाली की उसमें या बरानी इलाकों में 18 से 20 सेंटीमीटर का अंतर रखें तो उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। और खाद पानी की बात यदि करें तो? और जहाँ तक आप खाद पानी की बात कर रहे हो तो उसमें उर्वरकों का ये जो सिफारिश करी जाए है, सिफारिश के अनुसार दें तो बेहतर है, अंधाधुंध ना दें, देखा देखी ना दें। हाँ, और उसमें जैसे मिट्टी की जांच करवा के यदि खाद पानी देवें तो और भी अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे कि न्यू कहते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह है जी। तो वो उसी अनुरूप दिए जा सके हैं जिसकी उसको ज़रूरत पड़े। जैसे फास्फोरस है, पोटाश है, ये आधी नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा बिजाई के दौरान खेत में दे दें। बची हुई नाइट्रोजन जो है पहली सिंचाई के बाद दे दें। जिस तरह के सिंचित इलाकों में हम देश के हैं जो आजा 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 6 किलोग्राम जो हम देते हैं पोटाश। और ये इसको हम उसमें 1 किले की खाद है, ये 1 किले की है। मोटे शब्दों में हम लें इसको, यूरिया जो है जो आ जाए वो लगभग 52 किलोग्राम के करीब, और जो सिंगल सुपर फास्फेट आ जाए है वो 75 किलोग्राम के करीब, और म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं जिसमें पोटाश भी कहते हैं हम बोलचाल में 10 किलोग्राम के करीब जो है वो खेतों में देश के हैं। तो इससे अच्छा जो है बढ़वार करेगी फसल और अच्छी लगेगी। और सिंचाई कितनी बार हमने लगभग करनी पड़ेगी? जैसे आप कह रहे थे कुछ तो बरानी इलाके हैं, बरसात पे ही हैं, बरसात से भी जो हो जाए, परंतु हमारे पास सिंचाई के साधन हो तो कितनी सिंचाई हम उसमें करें? पुरुषोत्तम भाई पहली बात तो यह है जी कि मौसम के देख के जो है मौसम का मिजाज देख के सिंचाई करी जाए तो बेहतर है। कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती जो समय पे हो जाए बरसात वगैरह, और जो ना हो है तो भाई पहली सिंचाई बिजाई के 40 से 45 दिन के बाद और दूसरी 80 से 85 दिन के बाद करेंगे तो उसमें काम चल जाएगा और किसान भाई जो है अपने खेतों से एक अच्छी पैदावार जो है इसकी ले सकेंगे। जौ की और घास फूस यदि हो रहा है तो निलाई गुड़ाई कर दें, बिल्कुल, और सिंचाई ठीक टाइम पे करें। यदि कोई कीड़ा मकोड़ा हो जाए, बीमारी लग जाए तो तुरंत जो है उसका इलाज जो है कर लें उसका। क्योंकि अब जाने पुरुषोत्तम भाई के मौसमी खरपतवार जो है फसल के साथ साथ बढ़वार कर रहे हैं, वो तो करेंगे, लड़ाई गुड़ाई करेंगे तो समय पे जो है उसकी रोकथाम हो सकेगी। तो इस तरह से जो देखें कि भाई किस तरह से जो किसान भाई ने सोचा यार खेत खाली रह गया, गेहूं तो पछेती होगी तो जौ की बिजाई कर सका, जौ की बिजाई किसान भाई आजकल के दिनों में कर सके। तो वीरेंद्र भाई जी ये जौ की बात तो कर ली आपने। अच्छा। और आप एक बात और कह रहे थे भी अगली चर्चा भी करनी है, परंतु उससे पहले हम आपसे लोकगीत सुनना चाह रहे। अच्छा, जरूर सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल सारे भाई इंतजार में हैं। पुरुषोत्तम भाई आप सही कह रहे हो, आप भी और किसान भाई भी बात देख रहे होंगे, तो आओ सुने यू सुनवाओ फिर। रे अपनी अपनी ड्यूटी दे के रे अपनी अपनी ड्यूटी दे के यू तो सब संसार चला जाएगा और मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चारे चला जाएगा और अपनी अपनी ड्यूटी दे के सब
संसार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे में जीव भाई हो लाचार चला जाएगा। कोई बचे ना, राजा और वजीर सभी, दाता मुक्ता भक्त भिकारी, तपस्वी परम फकीर सभी। ये वैद डॉक्टर और पंसारी, निर्धन और अमीर सभी, खाक बराबर असर करे ना, जो है दवा अक्सीर सभी। फिर खाक बराबर असर करे ना, जो है दवा अक्सीर सभी। कर्म गति में गोते खाके, कर्म गति में गोते खाके आर्या पार चला जाएगा, और मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चारे चला जाएगा। भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला यहीं रह जा, क्या के खतरे ये जुल्म करे तेरा सभी वसीला यहीं रह जा। तेरी महल अटारी और कुएं बावड़ी, चक और किला यहीं रह जा। ये दुश्मन और दोस्ती दोनों शिकवा गिला यहीं रह जा। ये दुश्मन और दोस्ती दोनों शिकवा गिला यहीं रह। और सभी देखते रह जाएंगे भाई, सभी देखते रह जाएंगे, तू धारों धार चला जाएगा। मृत्यु के घेरे में जीव भाई होला चार चला जाएगा। कश्यप से अभिमानी और भगत प्रहलाद गए, कुंभकर्ण और मेघनाथ भी रावण उनके बाद गए। राम लखन और सिया जानकी कृष्ण हर्ष संवाद गए। संबत दिवस ऐन रात्रि अंत मध्य और आदि गए रे। संबत दिवस ऐन रात्रि अंत मध्य और आदि
एक दिन तेरा अरे इसी तरह ते एक दिन तेरा यूं सब परिवार चला जाएगा। मृत्यु के घेरे में जीव भाई भोला चार चला जाएगा। अरे जिनके चक्करे चले दुनिया में आज चकवे बैन का राज कहाँ। हीरे मोती जवाहरात में जुड़े हुए वो ताज कहाँ। अरे तारा और सिकंदर जैसे इस दुनिया में आज कहाँ। दादा शंकर नथुमान सिंह उन गुरुओं के साज कहाँ। अरे दादा शंकर नथुमान सिंह उन गुरुओं के साज कहाँ। लक्ष्मी वैद्य भाई एक दिन तू भी हाथ पसार चला जाएगा। मृत्यु के घेरे में जीव भोला चार चला जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ, लोकगीत तो सुनवा दिया आपने, और अब जानना चाह रहे हैं कि आजकल का जो मौसम है वो
कैसा चल रहा है? अच्छा, जहाँ तक मौसम की जानकारी का सवाल है पुरुषोत्तम भाई, तो आज अधिकतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 10 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं भी चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जी। और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम भाई, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल के कृषि कार्यों में चर्चा का विषय रहेगा स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व एवं लाभ जी। और दूसरी चर्चा हमारी रहेगी नई फसल नई उमंग के तहत मेथी की काश्त। और पुरुषोत्तम भाई जी, जब आप कहोगे कि आज हमारा दूसरा विषय क्या है चर्चा का, तो आज पुरुषोत्तम भाई आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे सब्जियों का अधिक उत्पादन लेने में सावधानियां। हाँ, आपने पहले मेथी की बात कर दी वीरेंद्र भाई। मेथी भी सब्जी में आवा, बिल्कुल। और सब्जी जो है ना, एक तो बहुत अच्छा एक खेती है कि रोजमर्रा से हम ना कुछ लाभ देगा वो। पुरुषोत्तम भाई, आप तो करते रहे सब्जी की काश्त, बिल्कुल। तो थोड़ा सा किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आम किसान भाई भी जो है अच्छी पैदावार अपने खेतों से सब्जी की ले सके? इसमें वीरेंद्र भाई सबसे अहम बात तो यह है कि जो उन्नत किस्में है ना, उसका चुनाव करना है। ठीक। क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक है ना, नई नई किस्में लाते रहे हमारे सामने। जी हाँ। तो कई संकर, कई देसी। तो जो भी हमने यूँ लगाया कि भी ये अच्छी किस्म है, अच्छा वो देती है, रोग उसमें कम लगा है, तो पैदावार अच्छी है, तो उसने मन खूब लाभ मिलेगा। अच्छा, खेत जो कई किसान भाइयों के पास खेत है, जिस तरह मान लो जो भी खेत में सब्जी लगा रहे हैं उसी खेत में लगाते रहे, अदल बदल भी कर लेंगे? नहीं, इसमें एक ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने कि हमेशा हमने फसल चक्कर जरूर अपनाना। अच्छा। कई बार हम ऐसे यदि एक ही खेत में एक ही तरह की खेती करते रहे हैं तो उसमें ना फर्क पड़ा उपज में, पैदावार में शक्ति में भी फर्क पड़ेगा। तो हमने फसल चक्कर जरूर अपनाना है। ठीक। और जैसे हमने कोई भी सब्जी बोई, जैसे आजकल सब्जियां चल रही हैं, जी हाँ, तो उसमें ना घास फूस जरूर होगा। हाँ, मौसमी खरपतवार तो बड़े हैं, बहुत बड़ा है उसमें। तो खरपतवारों का नियंत्रण जो है निलाई गुड़ाई द्वारा ही करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जो सब्जी उगावा ना वीरेंद्र भाई, जी हाँ, तो उसको हम खेत को अच्छी प्रकार तैयार करके फिर डोलियों में उगावा उसना, और चारा में उगावा। तो चरों को थोड़ा सा ऊंचा रखा, और उसके ऊपर हमारी सब्जी उगाने से जब घास फूस होएगा, क्योंकि घास फूस तो होना ही होना। जी हाँ। तो कितना मर्जी हम प्रयत्न उसकी रोकथाम किसान भाई ने करनी है। तो जब हम निलाई गुड़ाई करेंगे तो उससे एक तो ये फायदा हो जाएगा कि मिट्टी चढ़ जाएगी डोलियों पे। जी हाँ। और दूसरा उसमें पानी देने में सुविधा रहेगी, और ज्यादा पानी आ गया निकाल भी सका, हवा भी सही जाएगी, धूप सही जाएगी। और जब हम उसकी तुड़ाई करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने की। तो इस तरह से हमने जो खरपतवार है उसका भी नियंत्रण करना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और? इसके बाद जैसे सब्जी है, जैसे आप बात कर रहे थे, जल प्रबंधन बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा। क्योंकि खेत में यदि ज़्यादा पानी आ गया तो उसको निकासी जरूरी है। और यदि क्योंकि सब्जी की जो जड़ें हुआ हैं वो छोटी हुआ हैं तो वो गल जाएंगी, और जड़ गल गई तो सब्जी खत्म हो जाएगी। और खाद का क्या कुछ हिसाब किताब रखा? खाद तो सबसे पहले तो ये जब हमने खेत तैयार करा ना, तो उसमें कंपोस्ट खाद डालना, बढ़िया गली सड़ी। अच्छा, गोबर की गली सड़ी की, हाँ। तो उससे जो है ना हमारी सब्जी है ना, उसमें दूसरी खाद की कम जरूरत पड़ेगी और सब्जी जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमने इसी तरह से तुड़ाई में ध्यान रखना है। इसी प्रकार से उसकी किस्मों में ध्यान रखना है कि तुड़ाई में उसकी वैरायटियां बना लेंगे भी, ये अब बढ़िया वाली है, ये थोड़ी सी मीडियम है, ग्रेडिंग कर लेंगे उसकी। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्रेडिंग करके फिर उसना हम मंडी में ले जा और उसको खूब दाम जो है हम ले सका है, और समय अनुसार उस सब्जी ने बीजा और समय अनुसार उसकी जो है तुड़ाई करें। तो इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना।
अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और पुरुषोत्तम भाई, अमरेंद्र भाई, इसके साथ ही अपने किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।